नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST11 हिंदी कहानी की एक कहानी सीलिया पर विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। तो परिचय की ओर चलते हैं। सुशीला टागभोरे दलित कथा आंदोलन की उस दौर की महत्वपूर्ण लेखिका है जब हिंदी साहित्य में दलित आंदोलन अपनी पैर पसार रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशराय, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर दयानंद बटोही, शिवराज सिंह बेचैन सहित अनेक साहित्यकार अपनी लेखनी से दलित साहित्य का निर्माण कर रहे थे। हिंदी में दलित साहित्यकार यद्यपि 7वें दशक में कहानी लिखने लगे थे, तथापि इनकी पूर्ण पहचान 8वें दशक में ही हो सकी। इसके पूर्व की मराठी में दलित चेतना के अंतर्गत दया पावर, बाबूराव बागुल, अर्जुन डांगले, नामदेव ढसाल, अविनाश डोलस, बेबीताई कांबले आदि का लेखन अपनी पहचान बना चुका था और हिंदी कथा पाठक भी उन्हें जानने व समझने लगा था। इस प्रकार दलित चेतना के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक विमर्श हिंदी दलित साहित्य में अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हुए अपनी एक पहचान निर्मित कर रहे थे। हिंदी दलित कहानी के लिए 8वां दशक अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर उभरा, जिसमें अनेक रचनाकार अपनी कहानियों के माध्यम से दलित साहित्य सुदृढ़ आधार प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे और सामाजिक परिवेश की गंभीर चुनौतियों से टकराते हुए हिंदी कथा साहित्य को एक नवीन परिस्थितियों और चरित्रों की ओर पाठकीय ध्यान आकर्षित किया। 9वें दशक को हिंदी दलित कहानी की स्थापना का दशक कहा जा सकता है, जिसमें हंस, युद्धरत आम आदमी, वर्तमान साहित्य, इंडिया टुडे, कथानक, वसुधा, सचेतना, पश्चियंती जैसी पत्रिकाओं ने दलित साहित्य पर अपने विशेषांक तथा महिप सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशराय, डॉक्टर कुसुम वियोग, डॉक्टर सुशीला टागभोर तथा डॉक्टर दयानंद बटोही जैसे रचनाकारों ने अनेक कथा संकलन भी प्रकाशित किए। दलित कथा यात्रा में जहां एक तरफ डॉक्टर प्रेम कुमार मणि, चंद्रेश्वर कर्ण, शिवराज सिंह बेचैन, सुरेश कांटक, जयप्रकाश करदम, दयानंद बटोही आदि यथार्थपरक संवेदनशीलता तथा सामाजिक विमर्श को, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सुशीला टागभोर, रजत रानी मीनू, कुसुम मेघवाल तथा कावेरी जैसे लेखिकाएं दलित स्त्री की पीड़ा और यातना के स्वर को अपनी कहानियों में उजागर कर रहे थे। दलित साहित्य की अवधारणा। दलित शब्द को प्रायतः उत्पीड़ित, शोषित, सताए हुए, अपेक्षित, घृणित, कुचले हुए, मर्दित, पस्त, हिम्मत, वंचित या अपमानित के पर्याय के रूप में जाना जाता है। दलित साहित्य की संज्ञा मूलतः प्रश्नसूचक है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा की पृष्ठभूमि में आम्बेडकरवादी विचार चेतना प्रेरणा का मुख्य स्रोत बनकर उभरती है। दलित साहित्य के समर्थ रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य तथा उसकी चेतना को सीधे संबंध की दृष्टि से जोड़ते हुए दलितों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक भूमिका के तिलिस्म के सारे मानदंडों को खंडित करने वाले अस्त्र के रूप में देखते व समझते हैं। दलित शब्द की परिभाषा के अंतर्गत सदियों से सामाजिक वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से
अभिशप्त दलित, उत्पीड़ित, बाधित नारियां तथा बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ भूमिहीन, अछूत, बंधुओं, दास, गुलाम, दीन तथा पराश्रित, निराश्रित को भी दलित की श्रेणी में रखा जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित शब्द को साहित्य से जोड़कर ऐसी साहित्यिक धारा का संकेत करते हैं जो मानवीय सरोकारों और संवेदनाओं की यथार्थवादी अभिव्यक्ति करता है। वही कंबल भारतीय दलित साहित्य को दलितों के अपने जीवन संघर्ष तथा उनके द्वारा भोगे गए यथार्थ की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। वस्तुतः दलित साहित्य को अवधारणा और स्वरूप को चर्चा का प्रारंभ मराठी से हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के दलित पैंथर आंदोलन की भूमिका विद्यमान थी। राज ढाले, अविनाश डोलस, नामदेव ढसाल आदि जैसे रचनाकार दलित साहित्य को सामंती मानसिकता के विरुद्ध आक्रोश जनित संघर्ष मानते हैं, जो सामाजिक न्याय की आकांक्षा तथा भाईचारे की भावना को दर्शाते हैं। सन 1971 का समय मराठी दलित साहित्य की अवधारणा से विशेष महत्व रखता है, जहां महाड में हुआ दलित साहित्य सम्मेलन साहित्य की व्यापक भूमिका को उजागर करता है। इस सम्मेलन के पश्चात ही दलित साहित्य की सर्वसमावेशक व्याख्या एवं स्वरूप पर चर्चा आरंभ होने लगी तथा दलित व गैर दलित स्वानुभूति तथा सहजानुभूति का भेद एवं विवाद भी समाप्त हो गया। दलित साहित्य भी व्यापक परिभाषा के रूप में बाबूराव बागुल, इसकी प्रेरणा तथा पृष्ठभूमि महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, कबीर, महात्मा फुले तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामयिक विचार तथा शोषण के विरुद्ध संघर्ष को मानते हैं। वास्तव में यह साहित्य मनुष्य की शोषण से मुक्ति तथा मानवीय के पक्ष में लिखा जाने वाला साहित्य है, जिसकी चेतनता संवेदना परिवर्तनकामी और क्रांतिदर्शी है। वस्तुतः दलित साहित्य की जितनी भी परिभाषा है, वे सभी एक स्वर में सामाजिक परिवर्तन की बात को उजागर करती है तथा जिनकी प्रेरणा का एकमात्र स्रोत अम्बेडकरवादी विचारधारा तथा दर्शन है। 7वें दशक में शिक्षित होकर जो दलित लेखक साहित्य के क्षेत्र में उतरे, इनके लिए मराठी साहित्य की पृष्ठभूमि से संघर्ष तथा विद्रोह की एक नवीन आधार भूमि को तैयार करने का कार्य किया। साथ ही इस दशक में प्रकाशित होने वाली पत्रिका निर्णायक भीम ने इन दलित लेखकों को एक नया मंच प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदी में अनेक लेखकों ने नाम उभर कर सामने आया। इसके साथ ही हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं ने भी दलित साहित्य के प्रकाशन के साथ ही नए सौंदर्य शास्त्र प्रतिमानों का भी निर्णय किया। दलित साहित्य की सामाजिक दार्शनिक पृष्ठभूमि। दलित चेतना मूलतः वन व्यवस्था के प्रति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दमन का प्रतिरोध और प्रतिकार की चेतना है, जिसके अंतर्गत प्रतिरोध का अर्थ उस यथार्थ स्थितिवादी व्यवस्था को मानने से इनकार करना है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर मानवीय विकास के अवसर को सभी के लिए सुलभ नहीं होने देना चाहते, तथा प्रतिकार का अर्थ है सदियों के सामाजिक अपमान और उत्पीड़न को अपनी नियति मानने से इनकार करते हुए सामूहिक स्वर के पक्ष में खड़ा होना। अतः इस प्रकार दलित चेतना जातिवादी दंश से उपज प्रश्न है जो साहित्य के स्तर पर अंधश्रद्धा, शब्द प्रामाण्य, ग्रंथ प्रामाण्य, आत्म व ईश्वर आधारित समस्त नैतिकता और धर्म सत्ता को अस्वीकार करता हुआ इसके स्थान पर सबस पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपने एवं वृद्धानुशासन को स्वीकार करता है। हिंदी दलित साहित्य देशव्यापी दलित चेतना की उपज है, जिसके मुख्य प्रेरणा स्रोत कबीर, बुद्ध, फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर अंबेडकर ने मुख्य रूप से दलित को उनकी गुलामी का अनुभव कराते हुए
वाणी प्रदान की, जिसकी प्रेरणा से मराठी के दलित साहित्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में दलित लेखन में एक नया आयाम मुखरित हुआ। इस नए आयाम के संदर्भ में लेखकों और आलोचकों द्वारा अनेक प्रश्न उठाए गए, जो रचना और आलोचना के मूलभूत प्रश्न बनकर उभरे हैं। दलित साहित्य में दलित लेखकों द्वारा जो जीवन वास्तविकता के रूप में चित्रित किया गया, उसमें गांव की घृणित जाति व्यवस्था, उत्पीड़न, शोषण, सर्वोण की विकृति, मानसिकता, अछूत स्त्री और बच्चों का नारकीय जीवन, अपमान, अपेक्षा, आक्रोश तथा क्षोभ विद्यमान है, जो अभी तक स्वर्ण लेखकों की अभिव्यक्ति से वास्तविक स्थिति को उजागर नहीं कर पाया था, क्योंकि इस प्रकार की संवेदना वही चित्रित कर सकता है जिसमें इसके कटु यथार्थ को भोगा हो तथा अनुभव किया हो। अतः दलित लेखक अपने भोगे हुए यथार्थ तथा अनुभव को ही दलित साहित्य में मुखरित करते हैं। दलित साहित्य के दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत इसका वैचारिक आधार बुद्ध दर्शन, ज्योतिबा फुले के विचार तथा डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन संघर्ष वैचारिक है। इसलिए दलित रचनाकारों ने ज्योतिबा फुले को अपना विशिष्ट विचारक तथा डॉक्टर आम्बेडकर को शक्तिपूर्ण स्वीकार किया है, जिसे समुचित लेखन वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करता हुआ प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। दलित साहित्य और उसका सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दलित शब्द की परिभाषा के आधार पर सौंदर्य की धारणाओं को पुनः परिभाषित करता है, जहां सौंदर्य शास्त्र मुख्यतः रूप, सार तथा श्रेष्ठता में निहित है। दलित साहित्य का शब्द सौंदर्य प्रहार में निहित है, जहां वह समाज और साहित्य में शताब्दियों से चली आ रही सड़ी गली परंपराओं पर कुठारघात करता है और हताश जीवन जीने वाले दलितों को शोषण और अत्याचार के मध्य संघर्ष करना सिखाता है तथा मजदूरों को उनके अधिकार के विषय में बतलाते हुए धर्म की भूल भुलैया एवं शोषण चक्र से निकलकर जिस प्रकार का मुक्ति का मार्ग दिखाता है, उसके लिए जिस शाब्दिक प्रहार क्षमता की जरूरत होती है वह उसमें है तथा वह उसके शिल्प सौंदर्य को भी उजागर करता है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का विकास दलित समाज, उसकी विचारधारा, चेतना, संस्कृति और दलित सौंदर्य शास्त्र के विकास पर निर्भर है, जिसमें मनुष्यता विरोधी गतिविधियों की प्रत्याख्यान करने की चेतना, शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध के स्वर, सामाजिक न्याय की अपेक्षा और प्रगतिशीलता के विशेष तत्व विद्यमान हैं। सुशीला टांकोभोरे और सिलिया। सिलिया प्रेमचंद की कथा नायिका सिलिया से अलग सुशीला टांकोभोरे की कथा सृजन का प्रामाणिक आख्यान है, जो अनुभव की मिट्टी भट्टी में निर्मित हुई है, जिसमें दलित जीवन की पीड़ा, क्षोभ, तिरस्कार, कटुता, आक्रामकता के साथ साथ जिजीविषा और आत्म गर्भोक्ति की भावना भी विद्यमान है। इसलिए सिलिया सोचती है कि हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। सिलिया अत्यंत लघु किंतु गहरी मारक क्षमता वाली कहानी है, जो सदियों से एक वर्ग विशेष की यातना के प्रतिरोध और प्रतिकार के रूप में अभिव्यक्त प्राप्त करती है। अल्पायु में ही सिलिया का अबोध मन समाज की विद्रुपता के सच के माध्यम से झकझोर दिया जाता है, जो उसे आत्मचित्कार करने पर विवश कर देता है। इसीलिए यह कहानी दलित पीड़ा की मुख्य अभिव्यक्ति के रूप में उभरती है, जो आंतरिक मन मस्तिष्क पर भी अनेक अर्थ संकेत छोड़ती जाती है। इस कहानी में दलित स्त्री की पीड़ा और संत्रास के चित्र के मध्य अपने आत्मा को झकझोरते हुए पाठक स्वयं में सिलिया को महसूस करने लगते हैं, जहां अनुभव लोग उसे यथार्थ की भावभूमि में लेकर जाकर इस वर्ग के हताश और निराशा के प्रश्न में उलझा कर रख देते हैं। सिलिया मालती द्वारा अपने से उच्च वर्ग की बाल्टी प्यास लगने पर पानी पीने के संदर्भ को इस तर्क से उजागर करती हुई अपने स्वभाव को लगातार चिंताशील बनाती जा रही थी कि आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया था
प्यास लगी, पानी निकाल कर पी लिया। सिलिया की चेतना पर अनेक वर्षों से अभिशप्त होने का जो बोध उजागर हुआ था, उसे वह स्वयं को मनुष्य तक मानने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसका अहम जाति व्यवस्था की भेंट चढ़ चुका था और बड़ी जाति समुदाय में पहुंचकर वो अपने स्वत्व को खो बैठती है। किंतु बड़े जाति समुदाय से अलग होती ही उसका आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, और जाति का यही दंश सिलिया को हेमलता बहन के यहाँ जाने पर उसे पानी से भी वंचित कर देता है। हेमलता की मौसी द्वारा सिलिया से यह पूछने पर कि उसके मामा मामी गाड़री मोहल्ले में रहते हैं, सिलिया को हामी भरने के बाद भी पानी के लिए लाया गया पानी का गिलास वो वापस लेकर चली जाती है, और सिलिया प्यासी होने के बाद भी मौसी जी से पानी मांगने का साहस भी नहीं जुटा सकती थी। वास्तव में यह हिम्मत का टूटना हजारों वर्षों से उसके आत्मसम्मान तथा जाति व्यवस्था के बोझ के नीचे दबकर मनुष्यता का टूटना है। सिलिया रास्ते भर यह सोचकर कूदती रहती है कि वह प्यास लगने के बावजूद भी मौसी से पानी मांगकर क्यों नहीं पी सके, और मौसी यह जानते हुए भी कि सिलिया को प्यास लगी है, जाति का नाम सुनकर पानी का गिलास क्यों लौटा ले गई। तब मौसी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आया भाव सिलिया की नज़रों में तैर गया, जो कि उच्च जाति के लोगों का निम्न जाति के प्रति मुखौटा चढ़ाए रहने का बात का संकेत देता है। समय के साथ यद्यपि इन जातिवादी प्रश्नों ने अपने रूप अवश्य बदल लिए हैं, तथापि ये प्रश्न और अधिक सूक्ष्म व संश्लिष्ट हो गए हैं। सिलिया दलित नारी चेतना की अभिव्यक्ति। सिलिया वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की कोख से उपजी अस्पृश्यता की दारुण वेदना के साथ साथ दलित विवशताओं के मध्य नारी चेतना की अभिव्यक्ति की कहानी है, जिसमें दुखद यातना, पीड़ा, आस्था, आकांक्षा के साथ विद्रोह की आग भी है, जिसे कहानी के क्षेत्र में दलित जीवन के आवेगपूर्ण अनुभवों की अभिव्यक्ति भी माना जा सकता है। अपने तेवर को पहचानते हुए तथा अपनी निजता को खोकर दूसरों के शतरंज का मोहर बनाना या बैसाखियों के सहारे जीवन जीना सिलिया कहानी की नायिका को मंजूर नहीं है। इस कहानी के माध्यम से सुशीला टाकोवो समाज व्यवस्था के प्रत्येक तंतु को झकझोरती हुई अर्थव्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके धर्म और आस्था को भी प्रश्न अंकित करती है, तथा सिलिया का आत्मविश्वाभिमान इसी दगभाव चेतना के उपज में रूप में यूँ उजागर होता है कि हम इतने लाचार है, आत्मसम्मान रहित है, हमारा अपना भी तो कोई अहम भाव है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं, हम उनके भरोसे क्यों रहें। इस कहानी के कथा सूत्रों की पेचीदगियों तथा वाक्य संरचनाओं को सुशीला टाकोवो ने अत्यंत संश्लिष्टता के साथ पिरोया है, जहाँ कहानी में नारी चेतना का प्रश्न अत्यंत सूक्ष्मतर रूप में उभरा है। सिलिया आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं, जो कि दलित विमर्श के साथ साथ स्त्री विमर्श के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है। कहानी के अंतिम पड़ाव पर सिलिया द्वारा विवाह न करने की घोषणा दलित तथा स्त्री विमर्श के रूप में वेदना, नकार और विरोध की चेतना को उजागर करता है, जो कि संपूर्ण नारी चेतना को आक्रोश के साथ जोड़कर विद्रोह की चिंगारी को है। दलित सौंदर्य शास्त्र और सिलिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने विचार दर्शन पर आधारित दलित साहित्य केवल एक साहित्यिक आंदोलन न होकर दलित समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आकांक्षाओं को साहित्य की भाषा द्वारा व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। यह संस्कृत से संबंधित हिंदी के सौंदर्य शास्त्र से एकदम अलग है। इसीलिए दलित साहित्य ने रूप, रस, गंध, भाषा के स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जो सुशीला टाकोवर से सिलिया कहानी में नकार, विद्रोह और नए सौंदर्य शास्त्र के मूल्य के रूप में अभिव्यक्त है। सिलिया दलित चेतना के उभार की आरंभिक रचनाओं में एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो दलित नारी की वेदना और आक्रोश से समस्त साहित्य जगत को
आश्चर्यचकित कर देती है, जिसकी नायिका सिलिया दलित वर्ग के एक प्रतीक के रूप में सामने आती है, जहां वो सेठ जी द्वारा अछूत कन्या से विवाह करने के विज्ञापन पर विश्लेषणात्मक विचार व्यक्त करते हुए सोचती है, हेमलता की मौसी जी से वो पानी क्यों नहीं ले सकती थी। और अब यह विज्ञापन उच्च वर्ग का नवयुवक सामाजिक कार्यकर्ता वास्तव में जाति भेद मिटाने के उद्देश्य में शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह करेगा, या फिर यह सेठ जी का ढोंगी आडंबर मात्र है। वन व्यवस्था की नई नई तरकीबें दलितों के जीवन के बार बार अविश्वास की गहरी खाई में धकेलते हुए उन्हें तर्क और प्रश्न के विवाक श्रृंखला निर्मित करने को बाध्य किया है करते, जिसका सशक्त प्रमाण सिलिया के प्रश्न में है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है और आप इसे देखिए। सिलिया कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे पढ़िए, समझिए, अपनी परीक्षा में प्रयोग में लाइए, लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।